हम 1 अप्रैल से ETF में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 21,000 का है, जिस पे अभी प्रॉफिट मेरा चल रहा है लगभग 4%। लेकिन ETF में इन्वेस्ट करते टाइम 3 ऐसी गलतियां हम किए जिससे मेरा पैसा वेस्ट हो रहा था। और शॉकिंग ये है कि ये गलती हर बिगिनर करता है। इसलिए अगर आप ETF में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि सेम ट्रैप में आप भी फंस सकते हो। अब अगर अपन की बात करते तो अपन कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है वीडियो, अपन एक छोटा सा दुकान चलाता है और दुकान के प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा अपन ETF में इन्वेस्ट करते। इसलिए अपन सोचा कि अपन जो गलतियां किया आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताऊं। अब सबसे पहला और सबसे कॉमन गलती जो हर कोई करता है, NAV को इग्नोर करना। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। एक ETF के अंदर जितने स्टॉक्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू से NAV का कैलकुलेशन होता है। अब इसको ऐसे समझते मियाँ कि मान लो NAV चल रहा है किसी भी ETF का 100 रुपया और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 120 रुपया या फिर 110 रुपया, यानी कि 10% या फिर 20% महंगा आपको मिल रहा है मार्केट में वो ETF। उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए कितना, 100 रुपया, क्योंकि NAV 100 रुपया है। अब इसको लाइव मार्केट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक ETF लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसका नाम है फार्मा बीज। फार्मा सेक्टर का ETF है। इसका अगर NAV चेक करें तो 23.035 रुपीज है, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट प्राइस चेक करें तो 23 रुपया 62 पैसा है, यानी कि NAV कम है, इसका एक्चुअल वैल्यू ETF का कम है, लेकिन थोड़ा सा महंगा प्राइस पे मिल रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं मेटल आई ETF। मेटल कंपनियों का ये एक बास्केट है। इसका NAV चेक करें तो 12 रुपया 95 पैसा के आसपास है, लेकिन इसका मार्केट प्राइस चल रहा है कितना, 12 रुपया 83 पैसा। कहने का मतलब है कि NAV ज्यादा है और इसका मार्केट प्राइस थोड़ा सा कम है, तो ये हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है या फिर सस्ते में मिल रहा है। अब एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, मोर डिफेंस ETF हमने लिया है, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस कंपनियों का बास्केट है। इसका NAV चेक करें तो 98 रुपया 24 पैसा है और मार्केट प्राइस है 98 रुपया 88 पैसा, यानी कि थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मार्केट प्राइस के बराबर जब NAV हो, यानी कि 100 रुपया अगर NAV है तो मार्केट प्राइस भी 100 रुपया हो, या फिर मार्केट प्राइस NAV से कम हो तो और भी सोने पे सुहागा। जैसे 100 रुपया NAV चल रहा है, यानी कि ETF का एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया है और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 95, यानी कि 5 रुपया डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है। मार्केट प्राइस अगर 90 है तो 10 रुपया डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हमें हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले NAV को चेक करना है, मार्केट प्राइस को कंपेयर करना है कि कहीं हम महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं। अब दूसरी गलती जो हम भी कर रहे थे और शायद हर बिगिनर करता है, वो है वॉल्यूम को इग्नोर करना। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ETF में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्राइटेरिया है अच्छे ETF का तो वो है वॉल्यूम। जिस ETF में वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा वो ETF उतना ही बढ़िया माना जाता है। अब मान लो कि हमने किसी कम वॉल्यूम वाले ETF में पैसा डाल दिया, उस ETF ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन जब उसको हम सेल करने जाएंगे तो उस ETF का बायर ही नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि हमको औने पौने दाम पे अपना ETF सेल करना पड़ता है, यानी कि नुकसान में बेचना पड़ता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस दुकान पे भीड़ ज्यादा होती है वहाँ माल जल्दी बिकता है, लेकिन जहाँ पे कस्टमर ही नहीं आएगा वहाँ माल कैसे बिकेगा। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आइडेंटिफाई करे ऐसे ETFs को जिनमें वॉल्यूम बढ़िया हो। अब मान लो कि हमको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक्सेल सीट बनाते हैं, उसमें 5-6 फेमस गोल्ड ETF का नाम नोट करेंगे और उसके सामने उसका एवरेज वॉल्यूम नोट डाउन करेंगे। अब जैसे हमारे एक्सेल सीट में हमने लिखा है टाटा गोल्ड, जिसका एवरेज वॉल्यूम है लगभग 4.6 करोड़, ठीक है। उसके बाद निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज, जिसका एवरेज वॉल्यूम है 2.3 CR के आसपास। उसके बाद ICICI का गोल्ड ETF, उसका एवरेज वॉल्यूम 42 लाख के आसपास, ठीक है। चौथा हमारा गोल्ड ETF है LIC का, जिसका एवरेज वॉल्यूम है 90,474, ठीक है। उसके बाद एक है चॉइस गोल्ड ETF, जिसका एवरेज वॉल्यूम है लगभग 15,600 के आसपास। अगला ETF हमने लिया है यूनियन गोल्ड, जिसका एवरेज वॉल्यूम है लगभग 28,000 के आसपास। अब देखो, किसी भी ETF को हम बढ़िया तभी मान सकते हैं जब उसमें कम से कम एवरेज वॉल्यूम 1-2 लाख से ऊपर हो। तो अब हमारे एक्सेल सीट में अगर हम देखें तो 3 ऐसे ETF हैं नीचे से जिनका एवरेज वॉल्यूम 1 लाख से भी कम है, तो इन तीनों को हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं। अच्छा, ऊपर के 3 ETF टाटा गोल्ड,
निपॉन इंडिया का गोल्ड वीज और आईसीआईसीआई का गोल्ड आई ETF, तीनों का वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, 42 लाख, 2 करोड़, 4.5 करोड़। तो इन तीनों में से कोई भी ETF हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्लियर बता दे कि ये मेरा तरीका है और ये वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ हम कोई भी स्टॉक या ETF को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप अपना एनालिसिस जरूर करें कोई भी ETF खरीदने से पहले या स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले, और अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। अब तीसरा गलती जो हम खुद कर रहे थे और मेरे ख्याल से हर बिगिनर करता है, ETF में लोग ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, बार बार खरीदना और बेचना। जरा सा मार्केट नीचे आया, पैनिक होकर हम सेल कर देते हैं। मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तो रैली देख के हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ETF में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का सोच के ही इन्वेस्ट करना। अब किसी भी ETF को बार बार खरीदने से क्या नुकसान होता है ये समझाने के लिए हम निफ्टी वीज का एक ETF खरीदे हैं। 256 रुपया के आसपास प्राइस है और इसमें ब्रोकरेज आप देख सकते हो लगभग 5 रुपया लगा है, ठीक है। और एक बार हम इन्वेस्ट किए हैं लगभग 5400 के आसपास निफ्टी वीज में, उसमें ब्रोकरेज लगा है 5 रुपया 65 पैसा के आसपास। मीन्स की एक ETF खरीदे फिर भी 5 रुपया ब्रोकरेज, और 5000 रुपया का ETF खरीदे, 19 ETF खरीदे निफ्टी वीज का, उसमें भी 5 रुपया ब्रोकरेज। तो आप खुद सोचो कि अगर हम 19 बार एक एक निफ्टी वीज का ETF खरीदेंगे तो 95 रुपया हमको सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये छोटा लगता है, लंबे टाइम तक अगर आप ऐसे ही करते रह जाओगे तो पता नहीं कितना रुपया आप सिर्फ ब्रोकरेज दे दोगे। तो सही तरीका ये है कि थोड़ा सा पैसा जमा करो, कैश में रखो, मार्केट जब भी डिप जाए, नीचे जाए, करेक्शन दे, उस टाइम पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बैलेंस 500 रुपया है तो 2 ETF खरीद लिए तो 5 दूनी 10 रुपया ब्रोकरेज भी देने के लिए तैयार हो जाओ। अब कमेंट में लिख के बताओ कि इन तीनों में से कौन सी गलती आप कर रहे हो। और अगर चैनल पे पहली बार आए ले तो अपन का नाम रघु रोकड़ा, और हम हर दिन एक मिशन पे हैं, अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन। अब मेरे एक बात को जरा गौर से सुनना आप लोग। हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो 5-7 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी फाइनेंशियल ईयर में वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप तुर्रम खान हैं और प्रॉफिटेबल हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप टॉप 1% में हैं। लेकिन अगर आप भी 5-7 साल से बस चार्ट और कैंडल सीख रहे हो, क्या होता है डोजी कैंडल, क्या होता है डबल बॉटम, पैटर्न की ड्राइंग बना रहे हो, बुक्स खरीद रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई टाइम आ गया है अपने अप्रोच को बदलने का। क्योंकि बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ अफसोस होगा कि ये टाइम जो हमने चार्ट और कैंडल सीखने में वेस्ट किया, उतना टाइम अगर किसी इनकम सोर्स को बिल्ड करने में लगा देते तो आज कहां से कहां पहुंच गए होते। और इसलिए हम चूज किए इन्वेस्टिंग को, ना कि ट्रेडिंग को, ताकि जो टाइम मेरा बर्बाद होता ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, उस टाइम को यूटिलाइज करके हम नया इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम पिछले साल 3 इनकम सोर्स अपना बिल्ड किए हैं, जिसमें सबसे पहला है मेरा दुकान, जहां पे हमारा रियल प्रॉफिट जनरेट होता है। और अगर सिर्फ अप्रैल का दिखाएं, अभी तक 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का डाटा मेरे पास है, क्योंकि 23 को ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगभग 5,60,000 का मेरा सेल्स हुआ है, जिसमें प्रॉफिट मेरा लगभग 1,04,000 रुपया का है। और मजे की बात है, ना हमको कोई चार्ट पैटर्न देखने का जरूरत है, ना कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है, कोई मगजमारी नहीं। तो ये होता है रियल ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग करना है भाई तो रियल ट्रेड करो, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन मत करो। अब दूसरा इनकम सोर्स जो हम बिल्ड किए हैं वो है मेरा एग्रीकल्चर, क्योंकि अपन गाँव में रहने वाले देहाती लोग वीरू, तो गेहूं, सरसों, लीची और आम का खेती करके लगभग लास्ट ईयर हम 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट किए हैं। और तीसरा इनकम सोर्स तो आप लोगों के प्यार से बना है यूट्यूब। स्लोली मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है और थोड़ा बहुत 50-100 रुपया भी इससे जनरेट हो रहा है। अब अगर आपका इनकम आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। तो हम अपने नेट इनकम का लगभग 25% ETF में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका पोर्टफोलियो आपके सामने है। 21,275 रुपया पूरे अप्रैल में अभी तक हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट में है, लगभग 4% पोर्टफोलियो गेन है मेरा। बैंक के ETF है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, निफ्टी 50 है, गोल्ड और सिल्वर है। हम अपने पीछे के बहुत सारी वीडियो में ये बता चुके हैं कि 1 अप्रैल से नया सिस्टम हम बनाया है, जिसमें अपने नेट इनकम का 50% तो वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं और 50% जो बचा उसमें से 25% ETF
में और 25% का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं, एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका भी अपडेट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और अभी तक आप देख सकते हैं मेरा इमरजेंसी फंड लगभग 15,000 रुपया का बन चुका है। और चूंकि इंडिया में ETF के लिमिटेड ऑप्शन है तो हम यूएसए में भी इन्वेस्ट करते हैं IND मनी ऐप पे, और यूएसए में मेरा पोर्टफोलियो लगभग $64 का ही है अभी। देखो भाई, एक बात आप लोगों को हम क्लियर बताना चाहते हैं कि अगर लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके लिए हम करते हैं रोज मेडिटेशन। पर यहाँ पे एक बात ये भी है कि एक कहावत है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। यानी कि अगर आप बॉडी से फिट और हेल्दी नहीं रहोगे तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं हो सकता है। तो बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए हम चल रहे हैं वेट लॉस जर्नी पे, जिसके लिए हम करते हैं रेगुलर वॉकिंग और थोड़ा बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइज। तो भाइयों, लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिनमें से एक भी पिलर को अगर आपने इग्नोर किया तो ऐसी की तैसी हो जाते वीरू। हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट। और अगर आप भी मेरी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अपुन की बातें सुन के जरा सा भी मोटिवेशन मिली हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। और ये कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। दबा के ठोक दीजिए सब्सक्राइब बटन को। जय महाकाल।